गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनपीओ का रिवीजन और ये फर्स्ट लेक्चर है। अब रिवीजन के बेटा दो मोड होते हैं, ढंग से सुनना अच्छे से। रिवीजन के दो मोड होते हैं। एक उस बच्चों के लिए जिनके लिए रियली में रिवीजन होता है, जो पढ़ के आए होते हैं, हमें सिर्फ उनको रिवाइज कराना होता है, याद दिलाना होता है, बस उसमें हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक आप जैसे मेरे जैसे बच्चों के लिए जिनका पहले का पढ़ा है वो पूरा वॉश आउट हो जाता है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, हमारे लिए सब कुछ नया नया होता है, उसमें रिवीजन के नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। तो अगर मुझे 3 दिन मिले हैं तो मैं 3 दिन में सेकंड वाला रिवीजन नहीं करा सकता, फर्स्ट वाले रिवीजन की तरफ ही जाना पड़ेगा। आज का रिवीजन देख के आप लोग पता लगा लेना कि आप लोग कितने पानी में हो। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ रही है, इट मीन्स आपने एनपीओ पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है, पढ़ा भी है और सॉल्व किया भी है, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट मीन्स पहले सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई थी, आप सिर्फ आ रहे थे और जा रहे थे, घर पे आपने अच्छे से होमवर्क नहीं किए। डन। एनपीओ के इलस्ट्रेशन नंबर 1 से चलते हैं। जो नई नई बातें आती जाती है मैं आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एनपीओ में हम पढ़ रहे थे स्पेशल चीज़ें। स्पेशल चीज़ों में कुछ स्पेशल चीज़ें आपकी आई थी। सबसे पहले आया था सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा कि भाई ये रेवेन्यू आइटम है, कहाँ जाता है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पूरा एनपीओ की लड़ाई ड्यू बेसिस पे लड़ी जाती है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, एनपीओ की लड़ाई ड्यू बेसिस पे लड़ी जाती है। रिसेप्शन पेमेंट दे दिया जाता है। रिसेप्शन पेमेंट से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ रेवेन्यू नेचर की है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कौन कौन सी चीज़ कैपिटल नेचर की है बैलेंस शीट में। पर बैलेंस शीट में कोई सी भी चीज़ डायरेक्ट नहीं जाती, कहाँ से घूम के जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम उसका बाप दादा का अमाउंट उठाते हैं, उसमें प्लस माइनस करते हैं, कहाँ लिखते हैं उसको? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर? अब क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट में आपने जो भी रिसीव किया होगा वो आएगा, जो भी पे किया होगा वो आएगा, तो वो तो कैश बेसिस पे बना है। और हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो कौन से बेसिस पे बनाना है? ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस पे मतलब जो इस साल को बिलोंग करता है वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, भले ही आपने उसको पे किया हो कि नहीं किया हो, भले ही आपको वो पैसा रिसीव हुआ हो कि नहीं हुआ हो। अगर आप कहते हो कि हाँ सर ये इस साल को बिलोंग करता है तो वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? अभी तक बातें समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर कैश से ड्यू में जाने के लिए हमने एक बात याद रख रखी थी, कौन सी? वो जिससे अपन शब्बीर सर को परेशान करते थे, कौन सी वाली बात थी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। और अगर क्लोजिंग वाला ऐड होता है तो ये तो सिंपल 11वीं तारीख की तरह है। अब मैं 11वीं की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि उसको पढ़े ज़माना हो गया और 12वीं वाली बात सारी आपको याद है। तो हमने देखा था कि सर अब जो एडजस्टमेंट आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के नहीं आएंगे, क्लोजिंग के साथ साथ कौन से आएंगे? ओपनिंग के भी आएंगे। बेटा यही है, ठीक है। एडजस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग के नहीं आएंगे, किसके आएंगे? ओपनिंग के भी आएंगे। तो अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो ओपनिंग वाला क्या हो जाता है? लेस। सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों होता है? तो एक एग्जांपल लेते थे कि मैंने 10,000 सैलरी पे कर दी और अभी भी 2,000 पे करना बाकी है, तो अभी भी मतलब क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर भी बाकी है, मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या कर लिया? ऐड कर लिया। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड किया तो ओपनिंग वाला क्या कर दिया? लेस कर दिया। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड है तो क्लोजिंग रिसीव एडवांस क्या है? लेस। रिसीव एडवांस लेस है तो ओपनिंग रिसीव एडवांस क्या है? ऐड। चौकड़ी बना लोगे आप लोग, प्लस माइनस कर लोगे। पहला लल्लू वाला क्वेश्चन, क्या आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे दिया जाता था रिसेप्शन पेमेंट के द्वारा? एज पर रिसेप्शन पेमेंट दिस मच सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और आपको ओपनिंग क्लोजिंग के 4 अमाउंट दे दिए जाते हैं। तो ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन, लल्लू में लल्लू वाला क्वेश्चन, जो तो ये यूं ही कर लेगा। ऐसा नहीं, तेरे को लल्लू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मान भी कैसे सकता है, चोर थोड़ी कहता है कि मैं चोर हूँ, ठीक है? ओके, तो लल्लू में लल्लू वाला क्वेश्चन 4 चीज़ें हैं, प्लस माइनस आप लोग इस टेबल के देख के कर दोगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, बाकी वाइस वर्सा। पीयूष जिंदा है तू? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले लेवल में आते थे आपके पुराने पाप, है ना, कि जिसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से सर्टेन अमाउंट रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग द ईयर और सर्टेन अमाउंट रह जाता है। पुराना पाप कौन सा है? जो रिसीव हो गया वो, जो रह गया वो।
जो रह गया वो, जो रह गया वो क्या है? पुराना पाप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा वाला आएगा? जो रिसीव हो गया वो कि जो रह गया वो? जो रिसीव हो गया वो। जो इस साल रिसीव हुआ है बट इस साल को बिलोंग नहीं करता है, तो हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, जिसमें एक क्वेश्चन जो याद आएगा आपको वो ऐसा होता था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000, 1500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग या स्टिल अनपेड। याद आया? स्टिल अनपेड वाला कि 5000 में से 1500 अभी भी बाकी है, तो रिसीव कितना हुआ? 3500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट कितना होगा? 3500। 1500 रुपये क्या हो गया? पुराना पाप। और ये पुराना पाप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में आइदर प्लस होता है या माइनस होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप मेरे इशारों को समझ पाओगे कि अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कहाँ जा रहे हैं? बैलेंस शीट की तरफ, तो पुराने पाप क्या हो जाएंगे? प्लस। और बैलेंस शीट से आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ, तो क्या हो जाएंगे? माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग सीनियर हो और अब आप लोगों के जूनियर भी आप ही की क्लास में आ गए, तो पहली बार आप दोनों ही किस में हो? 12th में। तो जिंदगी में पहली बार इधर भी 12th उधर भी 12th। पर बड़े कौन? हम। परेशान कौन करेगा? हम, है ना? तो प्लीज़ रोज़ा मेरा भी है, ठीक है? और ये रोज़े का बहाना बनाने वाले मेरे को लगते हैं सबसे बड़े लूज़र। तुमसे नहीं होता है तो मत करो, एहसान कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शब्बीर सर को देखो, रोज़ा करने के बाद सुबह से शाम तक बोलते ही रहते हैं, उसके बाद शाम को भी इफ्तारी नहीं करते कि मैं तो नहीं करूँगा, है ना? तो प्लीज़ ये रोज़े वाला बहाना नहीं चाहिए, दोपहरी वाला बनाना नहीं चाहिए। अब तो पेपर ही आगे साले तुम्हारे, तो प्लीज़ इंटरेक्टिव बनना। जो भी चीज़ आप मुंह से बोल रहे हो, मुंह से हवा के साथ थोड़ी सी आवाज़ भी निकाल लेना, ठीक है? ओके, तो पुराने पाप आइदर होंगे प्लस या फिर माइनस। वेरी गुड। कब प्लस और कब माइनस? सर डिपेंड कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या दे रखा है, एज ऑन दे रखा है कि फॉर द ईयर दे रखा है। अगर एज ऑन दे रखा है तो कौन सा वाला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो डायरेक्ट वाला अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हो जाएगा और पुराने पाप क्या हो जाएंगे? प्लस। तो बैलेंस शीट वाला अमाउंट आ जाएगा। और अगर फॉर द ईयर दे रखा है तो फिर बैलेंस शीट वाला है। बैलेंस शीट से अपन कहाँ जाएंगे? बहुत रोजा लग रहा है यार, ठीक है, उल्टा हो गया। सर अगर एज ऑन दे रखा है तो कौन सा वाला है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से अपन जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस। माइनस कर देंगे अपन। और अगर फॉर द ईयर दे रखा है तो कौन सा दे रखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट तक जाएंगे तो क्या करेंगे अपन? बेटा प्लीज आप लोग धीरे बोलो, पास वाली 12th क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है बेटा, ओके। एक छोटी बच्ची आपको आगे चुप करा के आके जा रही है, अच्छा लगेगा तुमको? ओके, तो हो ये पुराने पाप आप समझ चुके होंगे। फॉरवर्ड में ऐड, बैकवर्ड में लेस। पर ये तो कच्ची गोलियां हैं और हमने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। हमने कौन सी वाली गोलियां खेली? पक्की वाली है जो गुलेल से देते हैं अपन, है ना? ठीक है, तो अब तो डीके गोयल साहब बड़े हो गए, है ना? कच्ची गोलियां तो बचपन में खिलाते थे वो, सिर्फ एज ऑन फॉर द ईयर पुराने पाप। अब तो वो शाणे हो गए, पुराने पाप को किस में देने लग गए? रिसीव एडवांस में भी देने लग गए। वो पुराने पाप ओपनिंग में भी, पुराने पाप क्लोजिंग में भी। याद है वो लल्लू और हीरो वाला कंसेप्ट सीखा था अपन ने? याद आया कि नहीं आया? कि आउटस्टैंडिंग के 2 से 3 अमाउंट हो जाए तो आउटस्टैंडिंग क्या था? हीरो। और रिसीव एडवांस तो हमेशा से क्या रह रहा था? लल्लू। फिर डी के गोयल साहब हो गए बड़े, उनमें आ गई थोड़ी सी अकल समझ। उनको लगा कि ये बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, सब पास हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा अब तो रिसीव एडवांस के भी 2 के लेके कितने लाएंगे अपन? 3 पॉइंट। 3 अमाउंट आएंगे तो ये भी क्या हो गया? हीरो। इसके लिए मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने एक चौकड़ी बनाना सीखा था और डायरेक्ट वही वाला एडजस्टमेंट सीखते हैं अपन, ताकि बाकी के लल्लू वाले एडजस्टमेंट आप अपने आप ही कर सको। तो जो बंदा मेरे को वो इलस्ट्रेशन ढूंढ के बताएगा ना कि 16 वाला है कि 17 वाला है, 16 वाला है, उसको मैं चॉकलेट देता, पर मैंने ही बोल दिया 16 तो फिर नहीं मिलेगी।
आप में से सच सच बताओ किस किस को नींद आ रही है? जाओ भाई, हमने ऑफिस में एसी चला रखा, वहाँ पे सो जा। यार सच बताऊं तो आप लोग इतने स्वीट हो, मेरे को इतने अच्छे लगते हो कि मेरे को पढ़ाने की इच्छा तो होती ही नहीं है। इच्छा होती है कि बस तुम्हारे साथ बातें ही करता रहूँ, इसके मजे ही लेता रहूँ और 2-4 थप्पड़ भी मार दूँ, ठीक है। और भिखारी लोग रोजे में भी पार्टी 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 चिल्ला रहे, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, मुझसे कर देंगे पार्टी। ओके चले अपन आगे चले। डायरेक्टली हायर लेवल वाला करा दूँ कि पहले छोटे मोटे लल्लू पढ़ाओ? डायरेक्ट हायर लेवल वाले ले लें। हायर लेवल से पहले एक वो लल्लू वाला डिस्कस कर ले। कौन सा वाला? वो टूर्नामेंट फंड वाला। एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, टूर्नामेंट फंड, जिसको अपन किसके पहचानते थे, क्या बोलते थे अपन? पापा। और टूर्नामेंट से रिलेटेड उनके बच्चे बच्ची, है ना, सारे इनकम क्या होती थी उनकी? ऐड, मतलब उनकी प्यारी बेटियां क्या हो जाती थी पापा में जाके? ऐड। और सारे आवारा खर्चे वो क्या हो जाते थे पापा में से? लेस। अगर खर्चे इतने हैं कि पापा झेल सकते हैं तो माइनस हो जाएंगे, और खर्चे अगर बेटे का कद पापा से भी ऊंचा चला गया तो जितना पापा झेल सकते हैं उतना माइनस कर देंगे। टूर्नामेंट फंड पापा क्या हो जाएंगे? समाप्त, जीरो, नील। और एक्स्ट्रा जो खर्चा हो जाता है कहाँ चल जाता है? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर वाली साइड। याद आ रहा है क्या? आ रहा है, ओके। फिर पापा के साथ आई थी उनकी प्यारी सी मम्मी। मम्मी का टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट, और मम्मी से रिलेटेड आती थी उनकी प्यारी बेटी जो हमेशा क्या चलती थी? अक्रूर में। घमंड ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो अकड़ू साली, तो वो हमेशा अक्रूर में चलती थी। उसका घमंड पता कैसे चलता था अपन को? कि मम्मी के साथ ले रखा होता था परसेंटेज, सर का ताज उनके। मम्मी है उससे पहले परसेंटेज आता था 9% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो 9% अगर इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 9%। जरा क्वेश्चन में चेक करो 9% मिला कि नहीं मिला। मैं क्वेश्चन में कहाँ चेक करने जा रहे हो? मैंने क्वेश्चन बताया थोड़ी तुम चेक करने जा रहे हो। मैं तो बता रहा हूँ कि तुम्हें चेक करना है कि अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 9 मानिए ना, तो मान रही कि नहीं मान रही, है ना? तो बेटा यहाँ देख, मैं कितना भी बुरा लगूं पर देखना तुझे मेरे को भी पड़ेगा, ठीक है? ओके। 9% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। 1 लाख का 9% के हिसाब से इनकम कितनी होनी चाहिए? 9,000। आप क्वेश्चन में चेक करोगे 9,000 है कि नहीं है। अगर नहीं है, नहीं होगी। 7,000, 6,000 कुछ होगी। 7,000 है, मतलब 2,000 क्या है? अक्रूर। तो पापा में तो कितना ऐड करेंगे? पूरा 9। क्या 7? पागल। पापा में तो पूरी इनकम ऐड करेंगे ना 9,000 की, पर 2,000 अभी मिला नहीं है। अक्रूड अगर कहाँ लिख देंगे अपन? मम्मी के नीचे असेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। याद आया कि नहीं आया? फिर सारी इनकम प्लस सारे खर्चे माइनस पापा जितने से भी बच्चे उतना आउटवर्ड कॉलम में आ जाएगा। डन। फिर एक टूर्नामेंट फंड में एक आता था स्पेशल फंड, बिल्डिंग फंड, असेट से रिलेटेड फंड। ये टूर्नामेंट तो क्या होता था कि एक इवेंट से रिलेटेड था। इवेंट से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो खर्च हो जाता है। लेकिन अगर कोई असेट, अगर कोई फंड, प्रियांशी, अगर कोई फंड किसी असेट से रिलेटेड होता है जैसे बिल्डिंग फंड, तो उसमें से अगर आपने बिल्डिंग बनाने में कोई चीज खर्चा किया है तो वो पापा में से माइनस तो होगा, लेकिन उसके माइनस होने की वजह से एक असेट क्रिएट हुआ है। तो जो असेट क्रिएट हुआ है उतना अमाउंट आप पापा में से माइनस करके कहाँ ले जाओगे? कैपिटल फंड में। याद आया? जिसने क्वेश्चन किए हैं उसको सब याद आ रहा होगा। अगर फंड खर्चों वाला है तो सिर्फ माइनस करना है। अगर फंड किसी असेट से रिलेटेड है तो जितना माइनस हुआ है उतना कैपिटल फंड में ऐड भी हो जाएगा। डन। इससे ज़्यादा फंड में कुछ भी नहीं आता। अब आ जाते हैं अपन किसमें? सब्सक्रिप्शन वाले में। सब्सक्रिप्शन वाले में 2-3 कैटेगरी आती थी जो स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस चलती थी कि पहले 4 अमाउंट देना सीखा, फिर 5 अमाउंट देना सीखा, फिर 6 अमाउंट देना सीखा, फिर 7 अमाउंट देना सीखा, और फिर एक में नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिए, जिसमें तायन ने बहुत योगदान दिया था हमें सिखाने के लिए। याद है? बैलेंसिंग फिगर। खुद तो अपना फिगर बैलेंस कर नहीं पा रहा, ठीक है, लेकिन हमें सिखा रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो और उनसे मिलने वाला सब्सक्रिप्शन गिवन हो तो मल्टीप्लाई करो और सब्सक्रिप्शन लिख दो आउटर कॉलम में। और अगर आउटर कॉलम का सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली गिवन है
तो बैलेंसिंग फिगर से ताहिर क्या आएगा? आंसर नहीं आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किससे आएगा? बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ये सिर्फ एक ट्रेंड है, ये सिर्फ एक ट्रेंड है, एक क्राइटेरिया है क्वेश्चन देने का। अगर वो क्वेश्चन को घुमाना फिराना चाहे तो हो सकता है नंबर ऑफ मेंबर्स भी दे दे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दे दे और बाकी के 3 चीज़ों में से कोई चीज़ मिस कर दे, तो आपको बैलेंसिंग फिगर से वो चीज़ निकालनी पड़ सकती है। जैसे अगर मैं अब थोड़ी सी मेहनत करूं और आपको सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बताऊं, तो यहाँ पे अपन लिखते थे बाय सब्सक्रिप्शन। सच में लिखने में चक्कर आ रहा है मेरे को, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ये कौन सा वाला? रिसेप्शन पेमेंट वाला अमाउंट। इसमें हम 4 चीज़ें प्लस और 2 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस करते हैं। पहले मैंने आपको सिखाया था कौन सी चीज़ें करना, प्लस के माइनस, माइनस वाली चीज़। तो माइनस करेंगे अपन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस, फिर प्लस करेंगे अपन ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस और लास्ट में रखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और अभी मैं बात बता रहा हूं आपको कि अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा हो, छुट्टी है ना, उबासी को कंट्रोल में रखना बेटा। अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हो तो आउटर कॉलम का अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगा। क्वेश्चन का ट्रेंड कि वो आपको रिसीप्शन पेमेंट का अमाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग रिसीव एडवांस और ओपनिंग रिसीव एडवांस दे देता है। अपन क्लोजिंग एडवांस निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर से। याद आया कि नहीं आया? हाँ, अब मैं आपको एक लेवल और अप ले जा रहा हूँ जिसमें दिमाग को वो सुनना बाकी भूल जाना कि जरूरी नहीं है, ये तो एक ट्रेंड है कि वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ही बैलेंसिंग फिगर में छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं, हो सकता है उसने ये वाला अमाउंट दिया हो और इन 3 में से कोई चीज़ मिसिंग हो, तो वो जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंस करना तुम्हें आना चाहिए, कौन सी चीज़ प्लस कौन सी चीज़ माइनस, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए। और उसके लिए हमने वो चौकड़ी बना रखी है, यहाँ भी बना देता हूँ वो चौकड़ी में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, समझाने की जरूरत नहीं। अब अपन इसमें सब्सक्रिप्शन में सबसे हायर लेवल वाला क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले कि आप लोग प्रैक्टिस करना, 16 वाला अगर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन, तो आप 1 से 15 वाला प्रैक्टिस करना। सारे लेवल इससे नीचे ही आएंगे, इससे ऊपर वाला लेवल नहीं आएगा। अगर आप ये अच्छे से सीख जाते हो तो वो सब आप कर सकते हो, कैपेबल हो। फिर भी किसी में कोई चीज़ नहीं आ जाए और आपको समझ में ना आए तो कल आप उसके डाउट पूछ सकते हो। समझ में आया? मतलब आज का हमारा टारगेट रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक का टॉपिक कंप्लीट करना। इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैंने पढ़ा दिया, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 1 से 16 पढ़ा दिया। आपको 1 से लेकर 15 घर पे प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए कल मुझसे पूछना है। डन? इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आओ। भाई गरीब बुक नहीं लाया, RRR देखने आया क्या? पिक्चर देखने आया यहाँ? पेज नंबर 1.26। प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो आप लोग, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्योंकि मल्टीपल अमाउंट्स दे रखे हैं। आप उन अमाउंट्स को सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा वाला ओपनिंग है, कौन सा वाला क्लोजिंग है, कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग है, कौन सा वाला रिसीव्ड एडवांस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप अंडरलाइन करोगे वो ये कि कौन सा वाला फॉर द ईयर है और कौन सा वाला एज ऑन है। बस इतना पढ़ लो आप। अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 16 रीड किया तो मेरा सबसे पहला सवाल कि आप कौन से ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो? 1920। मतलब मेरा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये कौन से साल के लिए बन रहा है? 1920। तो अब अगर मुझे कोई भी अमाउंट इससे पहले का गिवन है तो वो क्या है? ओपनिंग। और कोई भी अमाउंट इसके बाद का गिवन है तो वो क्या है? क्लोजिंग। डन? इतना समझ में आया? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे आने वाले मल्टीपल ईयर्स का डेटा दे रखा है। तो मैं क्या कहूँगा, साला 1920 के बाद तो मुझे 1 साल का डेटा दे, 2 साल का दे कि 100 साल का दे, वो सब मेरे लिए क्या बन जाएंगे? क्लोजिंग, क्योंकि वो इस साल के नहीं।
और पिछले सालों में भी, जस्ट पिछले साल का दे या उससे भी पिछले साल का दे, सब मेरे लिए क्या है? ओके। डन? समझ में आया? ओके। क्वेश्चन को जज करने का तरीका कि क्वेश्चन सिंपल वाला है कि हायर कैटेगरी वाला है, लल्लू लाल है कि हीरो हीरा लाल है। आप मुझे आउटस्टैंडिंग के अमाउंट ढूंढ के बताओ कि आउटस्टैंडिंग वाले कितने अमाउंट है, 1 है, 2 है कि 3 है कि 4 है? पहला आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 20,000 18-19 का, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 40,000 1 April 2019, सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 March 2020 50,000, तो 2 और मिल गए, मतलब 3 है। फिर आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 1/4/2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल, 15,000 रिकवरेबल नहीं है। इस पे आपने 3 स्टार मार्क कर रखे होंगे, ये चौथा अमाउंट। मतलब अगर आउटस्टैंडिंग के सिर्फ 2 अमाउंट हो तो वो लल्लू लाल है ना, और अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, तो वो हीरो हीरा लाल है ना। तो हीरो हीरा लाल है तो एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। अब रिसीव्ड एडवांस के देखो, रिसीव्ड एडवांस के कितने हैं सर? एक तो ये 30,000 और 10,000, 2 तो यही हो गए। फिर एक सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में इनर कॉलम में 15,000 और आउटर कॉलम में 35,000 और, तो 2 ये और हो गए। तो ये भी 2 के बदले में कितने हैं? 4। अगर 1 या 2 हो तो लल्लू लाल, 1 या 2 हो तो लल्लू लाल, 3 या 4 हो तो हीरो हीरा लाल, ठीक है। ओके, समझ में आया? अगर हीरो हीरा लाल है, बेटा तेरा नाम क्या है? हाँ, चंदन, जतिन, अच्छा जतिन भाई, ये यार इधर कुछ अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, मतलब अगर कोई यूँ कहे कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो, तो उसको मैं यूँ समझा दूँ कि 2 अमाउंट और 4 अमाउंट का रिलेवेंस क्या है। अगर 2 अमाउंट दे रखे हैं तो वही 2 अमाउंट फॉर द ईयर भी है, एज ऑन भी है। लेकिन अगर 4 अमाउंट होते हैं तो होता क्या है, उनमें से 2 एज ऑन वाले होंगे और 2 फॉर द ईयर वाले होंगे। तो अपन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का ये एज ऑन और ये फॉर द ईयर वाला, ये आउटस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग के मल्टीपल अमाउंट्स है, 2 से ज़्यादा अमाउंट है। एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग हो तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। लेकिन 2 से 3 हो या 4 हो तो फिर आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। अभी हम सीखेंगे कैसा क्या होता है। यहाँ पे एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। रिसीव्ड एडवांस 90% केसेस में 2 ही अमाउंट देगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। सिर्फ 2 अमाउंट है तो डायरेक्ट एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर रिसीव्ड एडवांस के भी 3 आ जाए या किस्मत बुरी हो 4 आ जाए तो फिर उसके लिए भी सेम टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ बना देता हूँ मैं, रिसीव्ड इन एडवांस, एक टेबल एज ऑन। और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना। छोटी छोटी चीज़ें क्या? एज ऑन मतलब बैलेंस शीट बाद में बनती है, पहले क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं मेरी टेबल में भी पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए क्या बनाता हूँ? फॉर द ईयर, और फिर बाद में क्या बनाता हूँ? एज ऑन। यहाँ पे भी फॉर द ईयर एज ऑन, इसके लिए भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपने ये टेबल बनाना सीख लिया है, इसमें वैल्यूज ढंग से पुट कर लेते हो आप, तो फिर तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। यहाँ देखो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और फिर इनमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं अपन। सबसे पहले अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो जो आउटर कॉलम वाला अमाउंट है ना 7,80,000, वो तो ये वाला अमाउंट है, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7,80,000। अब उसमें कहना है इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 18-19, 18-19 मतलब ओपनिंग वाला, पिछले वाले का 20,000 हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है ना। ओपनिंग है, समझ में आ गया? ओपनिंग तो है
क्या है, आउटस्टैंडिंग भी है। मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, मतलब वो कौन सा है, फॉर द ईयर, है ना। ये थोड़ी कह रहे हैं कि टोटल इतना आउटस्टैंडिंग था, वो तो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर हमें ये रिसीव हुआ है जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था। तो ये 20,000 का आएगा फॉर द ईयर में। आगे क्या कह रहा है वो, 30,000 फॉर 2021 एंड 10,000 फॉर 21-22। अभी तो बात हुई कि तू अगले साल का दे, कि अगले के अगले साल का दे, कि अगले के अगले के अगले के अगले के साल का दे दे, किसी का भी दे दे, इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर्स का है। तो जितना भी हो सब कुछ मेरे लिए क्या माना जाएगा, क्लोजिंग। क्लोजिंग का रिसीव्ड एडवांस एज ऑन है कि फॉर द ईयर है। सर कैसे पता लगा एज ऑन है कि फॉर द ईयर है? बेटा ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, मतलब वो इस साल में रिसीव हुआ है, क्या है ये, फॉर द ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? इस साल में रिसीव हुआ है फॉर द ईयर क्लोजिंग। कितना है बेटा, 30 एंड 10, टोटल कितना हो गया, 40। समझ में आ रहा है आपको? मैंने ये क्वेश्चंस पहले कर चुका हूँ और आपको समझा चुका हूँ, और मुझे ये पता है कि इसमें दोनों के दोनों हीरो हीरा लाल है, और 2 वर्किंग नोट मुझे बनाने हैं, और आप अगर ये वर्किंग नोट की टेबलें चौकड़ी बना के रेडी बैठे हो तो फिर ये क्वेश्चन मेरे लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। अप्रोच समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आपको पता है कि दोनों हीरो हीरा लाल है, दोनों के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में टेबल बनेगी, तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। जैसे जैसे अमाउंट आता जा रहा है मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, सिंपल है ना। पहली लाइन कंप्लीट हुई, मैंने 20,000 भी लिख दिया, मैंने 30 + 10 40,000 भी लिख दिया, और 7,80,000 आउटर कॉलम वाला भी लिख दिया, समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। क्या लिखा, एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग का रिसीव एडवांस, और वो भी कौन सा वाला, एज ऑन वाला, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021। तो इंक्लूडिंग वाला है, इंक्लूडिंग को तो छोड़ो, टोटल कितना है आउटर कॉलम वाला, 35,000। अब प्लीज पहले तो दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताओ कि तुम्हें लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं आती? लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, कि एज ऑन दिस डेट टोटल 35 है, और उस 35 में से जो 15 है वो कौन से साल का है, नेक्स्ट ईयर का। तो एज ऑन वाला फिगर तो टोटल वाला है, ओपनिंग का टोटल, तो ओपनिंग का एज ऑन वाला रिसीव एडवांस कितना है, 30, और इस 35 में से जो 15,000 है वो किसका है, नेक्स्ट ईयर, तो क्लोजिंग में काम में आएगा। तो ये हो गए हमारे पुराने पाप, कितना, 15,000, कि 35 जो था ना, उस 35 में से 15 जो था वो कौन सी ईयर को बिलोंग करता था, नेक्स्ट ईयर को। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे बढ़ो। सर ये तो नेक्स्ट ईयर का है, तो पुराना किस, कौन सा वाला नेक्स्ट ईयर का है, क्वेश्चन सुनना है इसका। सर ये तो नेक्स्ट ईयर का है, तो पुराना क्यों मान लिया? कौन सा वाला नेक्स्ट ईयर का है? ये आपने 15,000 लिखे है, तो नेक्स्ट ईयर के इस साल हाँ, काफी पुराने पाप। कह रहा है सर 15,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो पुराने पाप क्यों लिखा, है ना। पहले तो ये समझो कि ये अमाउंट तो ओपनिंग का ही है ना, कि साल शुरू हुआ उससे पहले ही मुझे 35,000 मिल चुके थे, तो एज ऑन ओपनिंग 35। पुराना पाप क्यों बोला, कि भाई साहब नेक्स्ट ईयर का लास्ट ईयर ही मिल चुका था, पिछले साल ही आप ये पाप कर चुके थे उस पैसों को रिसीव करके, वो इस ईयर का भी नहीं है, कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, इसलिए इसको भी मैंने क्या बोला, पुराना पाप। और मेनली मैंने तो पुराने पाप आपको सिखाने के लिए बोले हैं, ताकि आपको एडजस्टमेंट याद रहे कि पुराना पाप क्लोजिंग में या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, डिपेंड कि क्लोजिंग कौन सा दे रखा है, फॉर द ईयर दे रखा है, एज ऑन चाहिए तो क्या होगा, प्लस, तो 40 + 15 कितना हो जाएगा, 55। डन, समझ में आया? 35 में से 15 नेक्स्ट ईयर का है, तो एज ऑन कितना होगा, फॉर द ईयर कितना था, 20। ये टेबल कंप्लीट आपकी। हाँ, अब अगले पॉइंट पे आओ आप। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग, एज ऑन 1 अप्रैल 2019 मतलब ओपनिंग का एज ऑन आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहे हैं अमाउंट, 40,000। और अब पता पड़ेंगे साले पुराने पाप कि 40 टोटल आउटस्टैंडिंग थे, रिसीव कितने हुए हैं, ओनली 20,
तो पुराने पाप कितने हैं? रिमेनिंग 20,000। क्लियर? ये समझ में आया? अगला देखो, फिर सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 मार्च 2020 50,000। 31 मार्च मतलब जतिन कौन सा वाला है? क्लोजिंग वाला। 31 मार्च 2020 मतलब कौन सा वाला? क्लोजिंग वाला। एज ऑन है मतलब ये वाला। कितना है अमाउंट? 50,000। आखिरी लाइन लिखी हुई है, इग्नोर करेंगे पहले इग्नोर करेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। सर चौकड़ी में से 3 चीज आ गई, चौथी बात की पुराने पाप काम में आते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करने के लिए। डिपेंड एज ऑन गिवन है कि फॉर द ईयर गिवन है? एज ऑन गिवन है तो फॉर द ईयर करने के लिए क्या करेंगे अपन? माइनस। तो 50 में से 20 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 30। यहाँ पे क्या आएगा? 30। अगर लास्ट वाली लाइन गिवन ना हो तो। पर आपको लास्ट वाली लाइन गिवन है। क्या गिवन है लास्ट वाली लाइन? आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 1 अप्रैल 2019। ऑन 1 अप्रैल 2019 मतलब ये वाला ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 40,000। आउट ऑफ दिस 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। इसमें से पुष्पक पुण्यम, इसमें से 15,000 रिकवरेबल नहीं है। तो यहाँ देखो अब 40,000 में से 20 तो मिल चुके हैं। पुराने पाप कितने थे? 20। हम मान के बैठे थे अगले साल मिल जाएंगे, पर वो बोल चुका सर दीज आर नॉन रिकवरेबल। क्या कर दो? माइनस, मिलेंगे ही नहीं आपको। तो अब पुराने पाप एलिजिबल पुराने पाप कितने बचे? 5,000। तो अब जो प्लस माइनस होंगे वो कितने होंगे? ओनली 5,000 ही होंगे। 50,000 क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन है एज ऑन वाला। फॉर द ईयर आना है, पुराने पाप क्या करने पड़ेंगे? माइनस। तो 20 की बजाय कितना माइनस करेंगे? ओनली 5 माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 45,000। डन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया? तुम्हें पता नहीं है? अबे टेलीफोन का किया था ग्राम बेल ने। सच में कॉमर्स के स्टूडेंट की बेइज्जती होती है तो सही होती है। कौन बोला जोर से? थॉमस अल्वा एडिसन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिसिटी का किया था कि बल्ब का किया था? बल्ब का किया था। उसी के साथ उन्होंने मान ली कि ये इलेक्ट्रिसिटी है ना। कौन है? वो तो करंट उड़ा था। मेरे को नहीं मालूम कौन है। टेस्ला कार ओनर है क्या? मैं तो थॉमस अल्वा एडिसन को जानता हूँ। और टाइम पास मत करो, मेरी बात सुन लो। बिजली का आविष्कार हुआ था ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 2 आविष्कार जो इस साल हुए। अगर आपको ये टेबल बनाना आता है, ये एज ऑन और फॉर द ईयर वाली चौकड़ी बनाना आती है आपको वर्किंग नोट में, तो आपका सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकता, कोई सा भी हो जाए। सिर्फ इतना पहचानना है पीयूष कि लल्लू लाल है कि हीरो हीरा लाल है ना? सर कैसे पहचानेंगे? 2 अमाउंट दे रखे हैं कि 3? अगर 3 है तो हीरो हीरा लाल टेबल बनेगी। अगर 2 ही है तो सारा लल्लू लाल वही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वही अमाउंट बैलेंस शीट में। समझ लो कि नहीं? इतना चीख चीख के बोल रहा हूँ सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए, नहीं तो यही बात धीरे भी बोल सकता हूँ कि अगर आउटस्टैंडिंग के 2 अमाउंट है तो कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। लल्लू लाल है, वही 2 अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वही 2 अमाउंट बैलेंस शीट में। लेकिन 2 की बजाय 3 आ गए तो साला तुम्हें 5 अमाउंट की वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें से जो फॉर द ईयर है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो एज ऑन है वो जाएंगे बैलेंस शीट में। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे तुम लोग? अब ये क्वेश्चन मेरे लिए पूरा फिल इन द ब्लैंक्स बन गया। ढूंढते जाओ, लिखते जाओ। फॉर द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो बोलते जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 20,000 माइनस, फिर क्लोजिंग रिसीव एडवांस फॉर द ईयर 40,000 करो माइनस, 60 माइनस हुआ 7,20,000। फिर ओपनिंग रिसीव एडवांस, ये रहा ओपनिंग रिसीव एडवांस फॉर द ईयर वाला 20। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सर क्लोजिंग फॉर द ईयर वाला कितना?
45, तो कितना हो गया 7,85,000। डन, समझ में आया? अब बैलेंस शीट, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? असेट के लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? असेट के लायबिलिटी, असेट। तो एज ऑन वाला ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रिसीव एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी। तो ओपनिंग वाला एज ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, समझ में आएगा? मतलब अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग पढ़ाने में तो टाइम ही नहीं लगा। अकाउंटिंग पढ़ाने में टाइम लगा क्या? वो तो चौकड़ी आपको पहले से आती थी। हमें जो भी टाइम लगा वो वर्किंग नोट में लगा, क्योंकि मल्टीपल अमाउंट थे, 2 से 3 अमाउंट हो तो आप ये वर्किंग नोट बनाओगे फॉर द ईयर और एज ऑन वाला। क्लियर है? आप याद रहेगा आप लोगों को? 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? ठीक है, टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन और करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाओ प्लीज। तो Illustration number 17, subscription received during the year 31st March 2016 by Royal Club were as under: 3,000, 93,000, 2,000, 98,000 total. The club has 500 members each, 200 as annual paying at the rate 200 per 200 as annual subscription. Number of member दे रखा है आपको, तो आउटर कॉलम वाला अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैसे निकालना होगा अपन को? बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, साथ चल रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2015, मतलब ओपनिंग 8,000, तो ये साला हीरो हीरालाल बन गया। 8,000 आते ही ये हीरो हीरालाल बन गया। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग थे 8 और हमें उस 8 में से इस साल मिले हैं ओनली 3, तो 5,000 क्या बन गए? पुराने पाप। और पुराने पाप बनते ही तो आप ये टेबल बना लोगे बिंदास। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन वाला 8,000, पुराने पाप 3,000, सॉरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3,000, पुराने पाप 5,000, डिपेंड क्लोजिंग। क्योंकि क्वेश्चन में, सुन लेना प्लीज मान्या, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आउटर कॉलम वाला अमाउंट गिवन है, तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का एक भी अमाउंट नहीं देगा। पहले आप बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालो। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकला है, मतलब ये कौन सा वाला है? फॉर द ईयर। इसमें पुराने पाप प्लस करो तो आप कौन सा निकाल पाओगे? एज ऑन निकाल पाओगे। समझ पा रहे हो? मैं समझा पा रहा हूँ? एनी समस्या नहीं? चले आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खत्म ही हो गया क्वेश्चन में, तो मतलब रिसीप्शन पेमेंट, रिसीव्ड एडवांस के नाम पे तो सिर्फ एक ही अमाउंट है क्लोजिंग का, कितना? 2,000, मतलब वही फॉर द ईयर और वही एज ऑन। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ कितने हैं? 500 इंटू 200, 1 लाख। आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ टोटल? 98 में से जो इस साल के नहीं है उनको, हाँ, जो लोग भी 93 बोल रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे जैसे बच्चों को, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए, जाहिल गवार है ना, बेवकूफ़, उनके लिए मैं कहता हूँ कि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। टोटल रिसीव हुआ 98, उसमें से जो इस साल का नहीं है उसको माइनस कर देंगे। सर एक तो ओपनिंग वाला 3,000 इस साल का नहीं है उसको माइनस करो, और जो क्लोजिंग आउट रिसीव्ड एडवांस है 2,000 उसको भी माइनस करो, तब जाके आप पहुंचोगे 98,000। रोजा लग रहा है ना यार, 93,000। ठीक है, ओपनिंग रिसीव्ड एडवांस क्वेश्चन में गिवन नहीं। ठीक है,
93 की चीज़ 1 लाख तक पहुंचेगी तो बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आया 7,000। ये 7,000 आपने इनकम एक्सपेंडिचर में निकाला है, तो ये कौन सा वाला है फॉर द ईयर वाला। तो फॉर द ईयर वाला क्लोजिंग कितना है 7, पुराने पाप कितने चल रहे हैं 5, आगे जाने के लिए क्या करेंगे प्लस। समझ में आया? इनकम एक्सपेंडिचर आप ऑलरेडी बना चुके हो, अब तो सिर्फ बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट में कौन सा वाला अमाउंट जाता है ऐसा, तो ओपनिंग में जाएगा 8,000 और क्लोजिंग में जाएगा 12,000। ओपनिंग रिसीव एडवांस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्लोजिंग रिसीव एडवांस 2,000। डन। यस सर। बेटा आपका नाम क्या है? महावर है ना तू कोई? प्रतिभा महावर है ना? ठीक है, ये समझ में आया तेरे को? प्रतिभा, तू तेरी प्रतिभा दिखा देगी बोर्ड पे, ठीक है। ये क्यों बनाया? क्योंकि 3 अमाउंट के बाद इसलिए बनाया। प्लीज यार तुम लोग याद रख लेना यार, थोड़ी सी इज्जत रख लेना है ना? ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। होमवर्क आपको 1 से लेके 15 तक के इलस्ट्रेशन ट्राई करने हैं। मैं क्वेश्चन करने की नहीं कह रहा हूँ, इलस्ट्रेशन ट्राई करने हैं। कोई डाउट हुआ तो मुझसे पूछना है। फिर कल अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट को क्यूमुलेटिव बनाना सीखेंगे। बाय टाटा सी यू।